नमस्कार और आप सबका स्वागत है आविर्भाव हॉरर लाइव के एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है स्वप्निल और मैं आपको सुनाऊंगा भूत प्रेतों के किस्से और कहानियां। और अगर आपके पास भी कोई किस्सा है, कहानी है, तो आप भी नहीं, आज आप लाइव स्ट्रीम पर नहीं आ सकते, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक लाइव स्ट्रीम नहीं बल्कि एक रिकॉर्डेड वीडियो। और ये मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि आज रात मैं अपने घर पर नहीं बल्कि अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर किसी और जगह पे हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पिछले हफ्ते भी हमने लाइव स्ट्रीम नहीं की थी और इस हफ्ते भी मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाऊंगा, तो क्यों ना एक रिकॉर्डेड वीडियो जिसमें एक दो कहानियां हम सुना दें चैनल पर डाल दिया जाए। तो इसी के लिए आज ये स्पेशल वीडियो है जो कि लाइव स्ट्रीम की जगह ले रहा है, और इसीलिए मैं माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि ये वीडियो एक लाइव स्ट्रीम से छोटा होगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कहानी। आज की पहली कहानी एक सबमिशन है जो कि हमें भेजा है चेक्षा ने। ये कहानी दरअसल चेक्षा ने काफी वक्त पहले भेज दी थी और मुझे इसे पढ़ने का मौका आज मिल रहा है, तो मैं ये कहानी आप सबके सामने सीधी सीधी पढ़ने वाला हूँ। एंड आई एम श्योर चेक्षा ने काफी बढ़िया कहानी भेजी होगी। तो चेक्षा लिख रही हैं, दिस वॉज समथिंग आई रियली विश्ड टू नरेट ऑन द लाइव स्ट्रीम, बट ड्यू टू हैविंग टू गो टू बेड अर्ली आई माइट नॉट बी एबल। तो इसका मतलब है चेक्षा जल्दी सोने चली जाती है यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बट स्टिल बीइंग अ पोटेंशियल मेंबर ऑफ द आविर्भाव कम्युनिटी, I assure you that I have already brought like 2-3 subs to the channel, made them hear your stories and turn them into daily listeners as well. ये बात बहुत अच्छी है क्योंकि चेक्षा आविर्भाव MLM के फॉर्मूले को बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हैं। 2-3 लोग ये जोड़ चुके हैं और आई होप वो 2-3 लोग भी और 2-3 लोग जोड़ रहे हो, क्योंकि ऐसे ही हमारी कम्युनिटी ग्रो करेगी। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप नए हैं, अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, लाइक दबाओ, ठीक है ना, लाइक बहुत ज़रूरी है। तो चेक्षा कह रही है, थैंक यू सो मच स्वप्निल सर फॉर गिविंग दिस वंडरफुल शो। आई विश आई कुड डू मोर देन जस्ट लिसनिंग एंड कमेंटिंग, सो आई रोट दिस वन इंसिडेंट एंड आई विश आई कुड बी अ पार्ट ऑफ द टीम एज वेल एंड इंटरेक्ट विद यू गाइज इन स्ट्रीम्स and groups and narrate various stories to you inspired by you only. बहुत खूबसूरत बात कही, थैंक यू। I promise to write and send more stories or just try my 100% to join the live stream at least once a month and narrate to you all. I love how Mandy दीदी, जैद and साहिल सर, एक मिनट, साहिल सर लिखा है, ये गलत है, ये साहिल कहीं का होना चाहिए। I love how Mandy दीदी, Zaid and Sahil Kahika are so close to you that they can get you direct instructions and improvements on the spot. मैंडी को छोड़ के इन दोनों की औकात कब से हो गई मुझे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस और इम्प्रूवमेंट देने की? बट नेवरदलेस चेक्षा आगे लिख रही है, आई लव टू वॉच यू गाइस इंटरैक्ट, आई लव घनश्याम सर एंड राघव सर स्टोरीज, विश आई कुड बी अ पार्ट ऑफ इट टू, ऑल्दो आई एम देयर पैसिवली एंड वर्चुअली। मतलब स्पिरिट में ही साथ है। Thank you for doing this beautiful thing of entertaining us, all of us through Avirbhav. My support will always be there. Best regards, Cheksha. तो thank you so much Cheksha इतनी प्यारी बात लिखने के लिए। बस वही गलती कर दी कि तुमने साहिल को थोड़ी सी इज्जत बख्श दी जिसके वो लायक नहीं है। बाकी अब हम आगे बढ़ते हैं और चेक्षा की सबमिशन सुनते हैं जो चेक्षा ने लिखी है। तो चेक्षा ने लिखा है, Once upon a time, my Tayaji was busy with his MBBS exams far away from home in Manipal. During one particular exam, he glanced out of the window and saw his mother, yani ki her dadi ma, trying to catch a glimpse of him from outside. It was like she was telling him she was there to support him as she came to meet him. Tayaji felt very happy, thinking his mom had come all the way to see him from Patiala during his possibly last exam. After finishing the exam, he rushed outside, expecting to see my dadi waiting for him, but he could not find her. He kept looking. Confused, he decided to call home when his younger brother, my dad, picked up. Tayaji asked where everyone was, mentioning that he had just seen their mom outside. His brother's reply was shocking. He said, "Bhaiya, we haven't been there. What are you saying?" And Tayaji could not believe it. He insisted,
but I saw mom here just now. Then my dad dropped the bombshell. Bhaiya, there is some bad news. Mom passed away this morning. We were at the hospital, but didn't want to disturb you during your exam. My Tayaji shared this incident with me. My Dadi was suffering from cancer, and she must have wished to see her older kid in the last moment. So maybe her soul came to see or bless him or something. My Tayaji is a doctor now. Wow. तो मैं एक बार इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। शिक्षा लिख रही है कि एक बार की बात है जब इनके ताया जी MBBS एग्ज़ाम में बिजी थे और घर से दूर मणिपाल में पढ़ाई करते थे और एग्ज़ाम दिया करते थे। एक एग्ज़ाम के दौरान वो एग्ज़ाम रूम में बैठे थे कि उस दौरान उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, जैसे रैंडमली लोग देखा करते हैं, और वो क्या देखते हैं कि शिक्षा की दादी माँ यानी कि उनके ताया जी की मम्मी बाहर खड़ी हुई उन्हें देख रही है, और वो ऐसा दिख रही थी जैसे कि वो उन्हें सपोर्ट करने आई हो कि बेटा सब ठीक है ना, तू अच्छे से है ना, बढ़िया पढ़ाई कर रहा है ना। एंड ताया जी वॉज वेरी एक्साइटेड, ही फेल्ट वेरी हैप्पी कि चलो यार मेरी माँ एग्ज़ाम के दौरान मुझसे मिलने आई है। उन्होंने जल्दी से एग्ज़ाम ख़त्म किया क्योंकि उनकी माता जी उन्हें मिलने पटियाला से मणिपाल आई थी, तो उन्हें लगा कि शायद बाकी घर वाले भी आए होंगे। ताया जी ने जल्दी जल्दी एग्ज़ाम ख़त्म किया और बाहर की तरफ भागे। उन्हें लगा कि बाहर दादी मिलेंगी, फैमिली वाले मिलेंगे, बट कोई नहीं मिला। काफ़ी देर तक उन्होंने ढूंढा और काफ़ी देर ढूंढने के बाद जब उन्हें कोई नहीं मिला तो उन्होंने घर पे फ़ोन लगाया। घर पे ताया जी के छोटे भाई यानी चेक्षा के पापा ने फ़ोन उठाया और ताया जी उनसे पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ हो तुम सब, मतलब ये लोग जो आए हुए हैं, मम्मी और बाकी सब, ये लोग कहाँ हैं? तो चेक्षा के पापा बोले कि भैया वहाँ तो कोई भी नहीं आया है आपसे मिलने, आप क्या बात कर रहे हो? ताया जी को यकीन नहीं हुआ और ताया जी बोले कि अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने मम्मी जी को देखा है, अभी मम्मी जी खड़ी थी। और तब चेक्षा के पापा ने उन्हें बताया कि भैया दरअसल एक बुरी खबर है, माता जी आज सुबह गुजर गई। हम लोग हॉस्पिटल में थे उनके साथ जब उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। आपके एग्ज़ाम की वजह से हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हमने आपको ये खबर नहीं दी। ये इंसिडेंट चेक्षा के ताया जी ने उन्हें सुनाया था। उन्होंने बताया कि चेक्षा की दादी यानी ताया जी की मम्मी कैंसर पेशेंट थी और शायद गुजरने से पहले उनके जहन में एक आखिरी ख्याल आया होगा कि मैं काश अपने बच्चे को देख पाऊँ जो इतनी दूर मुझसे बैठा है, और शायद इसीलिए वो एक बार उन्हें देखने गई थी। चेक्षा के ताया जी आज एक डॉक्टर है। ये एक मतलब यार कोई पहला किस्सा नहीं है जहां ऐसा हो रहा है। इनफैक्ट ऐसी एक चीज एग्जैक्टली ऐसा ही एक किस्सा मेरे घर में हुआ था। ये बात है जब मेरे पापा छोटे थे, होंगे 13-14 साल के। माय फादर वाज अ वेरी नॉटी बॉय। तो हुआ ये कि उनके मामा जी जो थे वो गांव में रहा करते थे और मामा जी की तबीयत खराब हो गई थी। तो मेरे पापा जो थे वो मामा जी के काफ़ी लाडले थे। तो बाकी सब घर वाले गांव के लिए निकल गए। घर में सिर्फ एक बूढ़ी अम्मा थी और मेरे पापा थे, क्योंकि पापा के एग्ज़ाम्स थे। यही वजह थी, पापा के एग्ज़ाम थे तो उन्हें गांव लेके कोई नहीं गया। तो अब पिताजी हमारे पढ़ाई कर रहे हैं, घर में इधर उधर घूम रहे हैं। शाम के 6 या 7 बजे वो ऐसे ही घर में उठ के राउंड लगा रहे हैं कि वो देखते हैं कि सामने आंगन है, आंगन के पार किचन है, किचन में अंधेरा है, और वो देखते हैं किचन में एक शैडो है, पर ये शैडो काली नहीं, ये शैडो चमक रही है, और ये शैडो किचन में खड़ी खड़ी पापा को घूर रही है। शुरू में तो पापा की हिम्मत नहीं हुई कि अंदर जाके देखें, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हिम्मत वापस आई तो पिताजी ने सोचा कि चलो भाई अंदर जाके देखते हैं माजरा क्या है। वो डरते डरते किचन में कोई नहीं था, लेकिन वहाँ एक बड़ी अजीब चीज़ थी कि उनके दूध की जो पतीली थी, कहते हैं कि उसमें ऐसे छेद हो गए थे जैसे छलनी में हो जाता है। अब ये सब हुआ 2-3 दिन बाद। गांव से 1-2 लोग वापस आए जो गए थे फैमिली के, और उन्होंने पापा को बताया कि मामा जी जिस शाम ये लोग गए थे उसी शाम को गुजर गए थे, और कोइंसिडेंटली वो वक्त वही था जब पापा ने मामा जी को देखा था। तो सब कहते हैं कि शायद एक बार वो अपने प्यारे भांजे से मिलने आए थे। ऐसा ही एक और किस्सा है, पर वो
थोड़ा सा मुझे याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, अभी सुनाता हूँ। प्यारे दूसरा किस्सा जो है ना, ये मतलब थोड़ा ऐसा नहीं है, जैसे इन दो किस्सों में तो वात्सल्य का भाव था कि एक माँ अपने बच्चे से मिलने गई है, माँ अपने बच्चे को देखने गई है, और दूसरे में मेरे पिताजी से उनके मामा जी मिलने आए थे। ये जो तीसरा किस्सा है ये थोड़ा सा अलग है, मतलब डिटेलिंग में और डायनामिक्स में। होता ये है कि एक फैमिली थी, पंजाबी फैमिली थी। तो जैसे होता है ना कि पहले सब गांव में रहा करते थे, फिर धीरे धीरे सेटल होते होते सब शहर की तरफ चले गए। तो शहर में जाने के बाद जो घर के जो बड़े बुजुर्ग थे, जो मैन ऑफ द हाउस थे, वो बीमारी से गुजर गए शहर में। अब चाय जी अकेली बची क्योंकि चाय जी गुजर गए, तो उनका मन नहीं लगता था शहर में। फिर उन्हें बड़ी गांव की याद आती थी। तो वो अपने बच्चों से कहती कि यार एक काम करो, तुम लोग तो मुझे गांव छोड़ाओ। तो बच्चे कहते कि चाय जी गांव में क्या करोगी, गांव में तो कोई है ही नहीं, हमारा घर खाली पड़ा रहता है, वहाँ आपकी देखभाल कौन करेगा। चाय जी बोली नहीं, मुझे तो मेरे पिंड छोड़ाओ, वहीं मैं खुशी खुशी रहूँगी। शुरू में कोशिश की कि चाय जी को मना लिया जाए, लेकिन चाय जी नहीं मानी। तो अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड करा कि एक काम करते हैं, एक हेल्पर हम चाय जी के साथ वहाँ पे रखेंगे, जो चाय जी का हर चीज़ का ख्याल रखेगा, और साथ में एक फीमेल अटेंडेंट, ताकि चाय जी को अगर कोई ज़रूरत पड़े तो उनकी हेल्प कर दे। सारा अरेंजमेंट हो गया, चाय जी को अच्छे से सेटल करा दिया गया और ये लोग वापस आ गए। अब चाय जी क्या देखती हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उन्हें अच्छा भी लग रहा है कि वो अपने पिंड वापस आ गई हैं। तो उनकी 4 दीवारी थी घर की, और घर था 3-4 मंजिल का अच्छा सा। तो चाय जी पहले फ्लोर तक तो चली जाती थी, उससे ऊपर वो नहीं जा पाती थी क्योंकि ऑब्वियसली सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती। तो चाय जी ये सब कर रही हैं, अपना दिन भर चल रही हैं, अटेंडेंट हैं, एक बंदा है जो हेल्पर है, सारा काम करता है। चाय जी एक चीज़ नोटिस करने लगती हैं कि घर की 4 दीवारी के बाहर जो खेत हैं, जो उन्हीं के खेत हुआ करते थे एक टाइम पे, अब नहीं, अब बेच दिए उन्होंने। अंधेरा होने के बाद उन्हें एक जवान लड़का नजर आता है वहां पे खड़ा हुआ, और वो लड़का कुछ नहीं करता है। वो लड़का बस खड़ा खड़ा चाय जी को घूरता रहता है। अब चाय जी ने शुरू में इग्नोर किया कि भाई गांव का कोई लड़का होगा, ऐसे ही घूम रहा होगा। पर उन्होंने नोटिस किया कि ये लड़का रोज दिखता है मुझे, और सेम कपड़े पहने दिखता है। चाय जी थोड़ा तो अनकंफर्टेबल हुई, लेकिन उन्होंने किसी से बोला नहीं। अब हुआ ये कि कुछ दिन बाद उन्हें वो लड़का 4 दीवारी के बाहर खेत में दिखने की बजाय अपने घर की छत पे दिख। अब चाय जी को दिक्कत हुई। चाय जी ने अपने हेल्पर से बात की कि भाई यहाँ पे एक लड़का मुझे दिखा करता था बाहर खेत में, और अब वो मुझे छत पे दिख रहा है। हेल्पर बेचारा घबरा गया कि भाई घर वालों को पता पड़ा मेरे रहते घर में ऐसे कोई घुसा है, मेरे तो लग जाएंगे अच्छे से। उसने पूरा घर छान मारा, आसपास देख के आया, कोई नहीं। चाय जी को आगे बोला कि चाय जी मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे। चाय जी बोली नहीं बेटा, मुझे वो छत पे दिखाते। तो कहता चाय जी ठीक है, मैं पहरा रखूंगा आज। वो बेचारा छत पे जाके बैठ गया राइफल लेकर। अब चाय जी बैठी हैं, चाय जी की आंख लग गई खाट पे लेटे लेटे, और उनकी आंख खुलती है। उन्हें एहसास होता है कि खाट पे कोई आके बैठा। आंख खोलती है और वो देखते हैं कि ये वही लड़का है, वही जवान लड़का, और वो खाट पे बैठा बैठा इन्हें देख के मुस्कुरा रहा है। अब पहले तो चाय जी को बड़ा अजीब लगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस लड़के के चेहरे को देखा, ये हैरान रह गए। दरअसल क्या था कि जब वो लड़का दूर से चाय जी को दिखा करता था, तो चाय जी उसे पहचान नहीं पाती थी क्योंकि आंखें कमजोर हो गई थी। लेकिन आज जब वो लड़का इनके पास खाट पे बैठा हुआ था, तो चाय जी ने उसे झट से पहचान लिया। ये दरअसल इनके हस्बैंड थे, चाया जी। लेकिन ये ऐसा लग रहा था जैसे अपनी जवानी की फॉर्म में वापस आए, और ये बैठे हुए हैं। अब चाय जी को एकदम से ख्याल आ रहा है ये तो वो है। बोली कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? चाय जी बोले कि मेरा मन नहीं लगता तेरे बिना, मुझे तेरी बहुत याद आती है। चाय जी को समझ नहीं आया क्या करो। इतने में वो फीमेल अटेंडेंट जो थी उसकी आवाज़ आई। चाय जी ने पलट के उधर देखा और वापस देखा, चाय जी गायब। अब चाय जी को समझ नहीं आया कि ये बात मैं सब लोगों को कैसे समझाऊं, पर खैर कोई बात नहीं, उन्होंने किसी को नहीं बताया। वो लड़का भी बेचारा बैठा रहा।
अब ये चीज़ होने लगे, चाय जी बार बार आए और यही कहें कि मुझे तेरी बहुत याद आती है। तो चाय जी ने फाइनली दूसरी या तीसरी बार में उन्हें बोला कि देखो, याद आती है या नहीं आती है वो ठीक बात है, लेकिन अब तुम यहाँ नहीं आ सकते, ये जगह तुम्हारी नहीं है, ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। तो चाय जी बोले, पर मैं तेरे बिना कैसे रहूँगा, मुझे तेरी बहुत याद आती है। चाय जी बोली, देखो अब एक ही तरीका है कि तुम मेरा इंतज़ार करो और मैं मिलूँ। चाय जी बोले, पक्का? बोली, पक्का। चाय जी चले गए। उसके बाद चाय जी ने उसी रात को अपने बच्चों को फ़ोन कर दिया कि भाई सब पिंड आ जाओ। सारे बच्चे आ गए पिंड। बोले, जी क्या बात है? बोली कि देखो, मुझे लग रहा है मेरा वक्त आ गया, मुझे जाना है। अब बच्चे बड़े गुस्सा हुआ कि कैसी बात कर रही हो तुम, ऐसे थोड़ी होता है। बोली, नहीं, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। उन्होंने वो बात नहीं बताई, लेकिन वो ये बोल रही थी कि मुझे लग रहा है मेरा वक्त हो गया ख़त्म, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। बच्चों को समझ नहीं आया क्या करें। बच्चों ने रात में चाय जी के पास से जाने के बाद आपस में विचार विमर्श किया। उन्होंने डिसाइड किया सुबह उठेंगे और चाय जी को ले जाएंगे यहाँ से। तो चाय जी ने किसी को बताई नहीं थी, लेकिन चाय जी की एक बहू थी, वो बड़ी प्यारी थी चाय जी को। वो रात को चाय जी के पास गई, बोली कि चाय जी बात क्या, आपको ऐसा लग क्यों रहा है? तब चाय जी ने उससे ये सारी बात बताई कि मुझे इनके पापा दिखे हैं, पापा जी दिखे हैं, और उन्होंने उनसे मेरी ऐसी बात हुई और मुझे लगता है मेरा वक्त आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। वो गई रात को अपने पति के पास, उसने अपने पति को ये बात बताई। पति बोला कि यार एक काम करते हैं, सुबह ही सुबह गाड़ी रेडी करो और इनको लेके निकलो। और जो सुबह वो लोग उठे, चाय जी छोड़कर जा चुके। तो ये क्लब हाउस के दिनों का किस्सा है। ये हमें क्लब हाउस पे सुनाया था चाय जी के घर के एक फैमिली मेंबर ने आके सुनाया था हमें किस्सा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा किस्सा था ये, मुझे हमेशा याद रहेगा। तो जब चेक्षा ने ये किस्सा भेजा और याद दिलाया, तो मुझे अपने पापा के किस्से की तो याद ही आई, मुझे ये वाला किस्सा और याद हुआ है कि भाई ऐसा भी हुआ है। अरे यार, बहुत बहुत स्वीट था यार ये वाला ना, मुझे बहुत पसंद है। तो आई होप आप लोगों को किस्से अच्छे लगे, और अगर आपको ये किस्सा अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक दबाओ, वीडियो को शेयर करो, फैला दो इस वीडियो को, ठीक है ना। इसकी क्लिप्स भी काटने की कोशिश करेंगे। और मैंने तो कहानियाँ सुना दी हैं, अब वक्त है कुछ स्पेशल तो नहीं बोलूँगा, गेस्ट का वक्त है, गेस्ट का वक्त है। तो जैसा कि तुम लोग जानते हो, हमारे पास एक लौंडा है जो खुद को समझता है बहुत बड़ा कहानीबाज। चलो उसकी कहानी सुन लेते हैं। ये हेलो। तो भले ही ये एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट है, पर जितना मैं बुढ़ऊ को जानता हूँ, मेरी बुराई किए बिना उनका खाना यहाँ पे भी हजम नहीं हुआ होगा। पर कोई बात नहीं, आई फॉरगिव दैट एंग्री ओल्ड मैन। खैर, मेरा नाम है साहिल और मैं आज आप सबको सुनाऊंगा सीलन। ये उन्माद उस दिन शुरू हुआ जब हम अपने नए घर में आए थे। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और मेरे तबादले अक्सर होते रहते हैं, तो नई जगहों की आदत डालने में मुझे या मेरी बीवी आयुषी को कोई खास परेशानी नहीं हुई कभी। पर इस बार कुछ अलग था। दार्जिलिंग की वादियों में, जहाँ चाय की महकती बागानें और ठंडी हवाएं बसने वालों का स्वागत करती हैं, वहाँ हमारे नए घर ने मौत बनकर हमारा स्वागत किया। तब दार्जिलिंग में इतनी आबादी थी नहीं और लोग उतने बसे नहीं थे। जो कोई भी भीड़ होती थी वो शहर में होती थी, और जो हमारे सर्विस क्वार्टर्स थे वो शहर की हलचल से दूर घने जंगलों में थे, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ों की वजह से सुबह की किरणें भी नहीं पहुंच पाती थी जमीन तक। आसपास कुछ दुकानें थीं, पर उनके मालिक वहीं के स्थायी निवासी थे। हमारे घर की दीवारों पर उखड़ी हुई पपड़ी, दरदर छत से टपकता पानी, हर कोने में जमी धूल और दीवारों से झांकती सीलन, ये सब उस घर की वृद्ध अवस्था को साफ बता रहे थे। मानो ये घर अपने अंत की प्रतीक्षा कर रहा था और हमारा यहाँ आना एक अंतिम विदाई देने जैसा था।
मैंने तुरंत घर को ठीक कराने की सोची और अगले ही दिन मिस्त्रियों को शहर से बुलवा लिया। 4-5 मिस्त्री टेम्पो में लद कर आए और अपने औजारों के साथ घर की मरम्मत में लग गए। उन्होंने दरवाजे ठीक किए, छत के रिसाव को बंद किया, दीवारों की पपड़े को सहेजा, पर एक दीवार थी जो उनके सभी प्रयासों के बावजूद वैसी की वैसी रही। ये दीवार हमारे बेडरूम की थी। उसमें एक काली सीलन ने अपना घर बना लिया था। ये सीलन ऐसी थी मानो दीवार पर कोई घातक रोग फैल गया हो। उसका फैलाव ऐसे बढ़ रहा था जैसे कोई बरगद की जटाएं धीरे धीरे जमीन के भीतर फैलती जाती हैं। मिस्त्रियों ने बहुत प्रयास किए, पर उस सीलन को हटा ना सके वो। हार मानकर हम उसी सीलन से भरे कमरे में रहने लगे। धीरे धीरे चीजें और बिगड़ने लगीं। वो सीलन अब कमरे की और भी दीवारों पर फैलने लगी। एक दीवार से दूसरी दीवार, फिर तीसरी, और अंततः छत तक वो सीलन फैल गई। कमरा अब पूरी तरह उस काली सीलन से ढक चुका था। कुछ दिन बाद एक रात को एक अजीब सी आवाज ने मेरी नींद उड़ा दी। ये आवाज किसी दिल की धड़कन के जैसे लग रही थी। मैं बिस्तर से उठकर कमरे को ध्यान से देखने लगा। वहां कमरे में हर चीज शांत दिख रही थी, पर फिर मेरी नजर सामने की दीवार पर पड़ी जहां से सीलन की शुरुआत हुई थी। मैंने जो देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा वो दीवार, वो सीलन जिंदा लग रही थी, मानो वो जैसे धड़क रही थी। मैंने फौरन आयुषी को उठाने की कोशिश करी और जो हो रहा है दिखाना चाहा, लेकिन थकान से चूर आयुषी मेरी बातों पर ध्यान दिए बिना वापस बिस्तर पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी निष्ठुरता थी। मेरा तब इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं गया, क्योंकि मेरे मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते। मैंने सोच लिया था कि अगले ही दिन हम इस घर को छोड़ देंगे। सुबह जब मैं आयुषी को उठाने की कोशिश कर रहा था, वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी मेरे प्रयासों का। मैंने जब उसके शरीर को गौर से देखा तो पाया कि उसकी गर्दन पर उसी काली सीलन के जैसा एक निशान था। ये देखकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने उसे जगाने की कोशिश करी, पर वो बस एक करहा के साथ अपनी करवट बदल ली। तब मैंने देखा कि वो निशान केवल उसकी गर्दन पर ही नहीं, बल्कि उसके पूरे शरीर पर फैला हुआ था। ये देखकर मानो मैं अवसाद के एक गहरे कुएं में गिर गया अचानक। मैंने फौरन अस्पताल से आयुषी के इलाज में जो भी काम आ सकता था वो सब ले आया, लेकिन मन के किसी कोने में ये बात घर कर गई थी कि जो भी ये चीज़ है ये बेइलाज है। मैंने फिर भी हार न मानते हुए आयुषी का इलाज जारी रखा। उस सीलन ने आयुषी के जिस्म को कुछ ही घंटों में पूरा जकड़ लिया था। आयुषी ना अब चल पा रही थी और ना बोल पा रही थी। दिन बीतते गए, पर आयुषी की हालत बद से बदतर होती चली गई। आयुषी का जिस्म पूरी तरह से सीलन से भर चुका था। उसका शरीर, उसकी चमड़ी उस काले सीलन के साथ इस कदर घुल मिल गए थे कि अब वो झड़ने लगे थे। आयुषी के बालों के साथ साथ उसके सिर का आधा हिस्सा ठीक उसी तरह लटक रहा था जैसे दीवार पर सीलन से उखड़ी हुई पपड़ी बेबस होकर झूलती है। वो शरीर जो कभी जीवन और सौंदर्य का प्रतीक था, अब एक बूढ़ा, बेजान, झुर्रियों और पपड़ियों से भरा हुआ मिट्टी के ढांचे में तब्दील हो चुका था, जिसका हर अंग जैसे भारी पीड़े के बोझ तले दबकर अपनी पहचान खो रहा था। हल्की सी भी हवा लगने पर आयुषी का शरीर झड़ने लगता, इसलिए मैंने कमरे में हवा के आने का एक भी रास्ता नहीं छोड़ा। मैंने कमरे की खिड़कियों को सील कर दिया। मैं जितनी भी एहतियातन बरत सकता था मैंने उतनी बरती, पर मुझे ये समझ आ चुका था कि अब आयुषी को ठीक करना संभव नहीं था। पर मैं आयुषी को इस हाल में छोड़ भी नहीं सकता था। मैं बिना कुछ किए हार कैसे मान लेता। अब 3 दिन हो चुके थे। आयुषी को खिलाना अब मेरे लिए एक असंभव सा कार्य बन चुका था। जैसे ही मैं उसके मुंह के पास निवाला ले जाता, उसका कोई न कोई हिस्सा टूट कर झड़ने लगता।
एक बार को तो उसका आधा मुंह टूटकर नीचे गिर गया था। मैंने फिर गोंद से उसको उसके शरीर से चिपकाया। उसके दर्द की पराकाष्ठा तब खुलकर सामने आती जब उसकी आंखों से आंसुओं की एक लहर बह निकलती थी। उसके आंसू उसके टूटते शरीर के हिस्से से मिलकर चिपक जाते एक दूसरे में। आयुषी का ये हाल अब मुझसे देखा ना जा रहा था। खुद के आंसुओं को छुपाने के लिए मैं उस कमरे से बाहर निकलकर लिविंग रूम में आ गया, मन की व्यथा को शांत करने के लिए और कुछ देर के लिए ये सब भुलाने के लिए। मैंने शराब की बोतल निकाली और देखते ही देखते पूरी बोतल खत्म कर दी। कुछ देर बाद बाहर बिजली की गरज ने मेरा ध्यान बाहर खिड़की की तरफ किया। बाहर बारिश की बूंदें और आंधी की गड़गड़ाहट मिलकर एक अजीब सी आपदा का एहसास करा रही थी। ठंडी हवा का एहसास मुझे कुछ पल के लिए सुकून और ठंडक दे गया। शराब के नशे ने मुझे उन सुखद यादों में ले जाकर खड़ा कर दिया जब मैं और आयुषी साथ थे। ये पुरानी यादें जो दिनों के गुजर जाने के साथ धुंधली हो गई थी, बारिश और शराब ने एक बार फिर से ताज़ा कर दिया। मुझे फिर याद आया कि आयुषी को हमारी छोटी छोटी खुशियों की तस्वीरें अपने पोलराइड कैमरा में कैद करने का बड़ा शौक था। ये याद आते ही मैंने अलमारी से उन फोटोज़ को निकाला और देखने लगा। उन्हें देखकर मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उस पल मेरे मन में ख्याल आया कि ये तस्वीरें आयुषी को भी दिखानी चाहिए। मैं तुरंत भागता हुआ बेडरूम की तरफ गया। नशे और पुरानी यादों ने मेरी चेतना को कुछ वक्त के लिए आयुषी की हालत से अंधा कर दिया। और जैसे ही मैंने आयुषी को देखा, मेरी सारी खुशी, सारा उत्साह एक पल में गायब हो गया, क्योंकि मुझे याद आया कि अंदर आते वक्त मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। मैं जैसे ही पलट कर दरवाज़ा बंद करने के लिए बढ़ा, उसी पल एक तेज़ हवा का झोंका हमारे कमरे में घुस आया और मेरी आयुषी का शरीर हवा के इन झोंकों से धूल की तरह उड़ने लगा। उसके शरीर के कण जो कभी उसके अस्तित्व थे, अब पूरे कमरे में चारों तरफ उड़ने लगे। उस धूल में बदलती आयुषी का शरीर, उसके शरीर के कण मेरे हाथों में आके चिपकते कुछ फिसलते जा रहे थे और मेरी आंखों के सामने वो धीरे धीरे विलीन होती जा रही थी, मानो जैसे कभी उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। वो धूल जो अब पूरे कमरे में फैल चुकी थी, उसकी मौजूदगी अब केवल हवा में बिखरी हुई धूल के रूप में थी और मैं उस घुटन भरी हवा में अपनी पराजय का साक्षी बनकर खड़ा रहा। जब मुझे होश आया तो मैंने आयुषी की धूल या उसका जो कुछ भी बचा था एक कलश में भरकर अगले दिन उसका विसर्जन कराया। मैं, उसके परिवार या अपने परिवार में किसी को कुछ नहीं बता सकता था। ना मैंने बताया, कारण अगर मैं किसी के पूछने पर भी ये बताता तो कोई मेरा यकीन भी नहीं करता। मैं इसे अब अपनी डायरी में लिख रहा हूँ, क्योंकि कोई ये सब मेरी ज़ुबान से तो विश्वास नहीं करेगा। वैसे भी अब मुझे कोई ख़ास चिंता नहीं है, क्योंकि अब मैं जल्द ही आयुषी से मिलूँगा, क्योंकि मैंने अपने हाथ पे एक काले रंग का निशान अभी-अभी देखा है। समाप्त। तो ये थी कहानी सीलन। अब बैक टू पढ़ाऊ। बदतमीजी की हद होती है। मतलब आप किसी के लिए कितनी एहसान कर लो, किसी के ऊपर, किसी को जमीन से उठा के ऊपर बैठा दो, कोशिश करो कि भाई ये इंसान बन जाए, तमीज आ जाए थोड़ी सी, पर ऐसा हो नहीं पाता। सैडली कुछ लोगों में ऐसा हो नहीं पाता है। तो ये थे साहिल, वॉटेवर जो भी इनका नाम था, आई डोंट, तमीज नहीं है लोगों। पर चलिए अब अगले सबमिशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सबमिशन हमें भेजा है हमारे प्यारे, जबरदस्त, बेहतरीन, सुपर टैलेंटेड नाजू नटी ने, नियाज भाई ने।
तुम सब घटिया लोगों ने उनके नाम का एक बार मजाक उड़ाया था, तब से वो अपने आप को नाजू नटी बोलते हैं। आई डोंट नो वेदर इट इज हिज निकनेम और नॉट, बट ऐसा वो बोलने लगे। बट नियाज भाई, थैंक यू सो मच फॉर द आर्ट वर्क एंड थैंक यू सो मच फॉर दीज कंसिस्टेंट सबमिशंस। नियाज भाई कंसिस्टेंटली सबमिशंस भेजते आ रहे हैं। ये मेरे बालों में क्या हो रहा है आज, पता नहीं क्या हो रहा है। खैर, नियाज भाई ने एक और सबमिशन भेजा है और आज की इनकी इस कहानी का नाम है घूंघट। इन्होंने ये कहानी रिकॉर्ड करके वीडियो बना के भेजी है। इनका इंट्रो भी है यार। नियाज भाई, ऐसा एक इंट्रो यार हमारे लिए भी तैयार कर दो यार, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या सेक्सी इंट्रो में तुम लोगों को दिखाऊंगा। तो एक तो मैं इन्होंने जो कहानी लिख के भेजी है मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ और फिर हम वो वीडियो भी प्ले कर देंगे ताकि आप नाजू नटी ने जिस तरह इस कहानी को एडिट किया है, जिस तरह इस कहानी को बुना है, आप वो सुन लें। तो चलिए एक बार मैं पढ़ लेता हूँ इन्होंने क्या लिख कर भेजा है। तो ये जो कहानी है ये हमारे नियाज भाई नाजू नटी ने भेजी है। ये लिखते हैं, हाय स्वप्निल भाई, sharing a story inspired by a true incident of my childhood with some imaginative elements added for dramatization. I hope you find it interesting. Happy Independence Day। ये इन्होंने 15 अगस्त के अब डिस्प्ले में नहीं की, क्या करें। खैर, इस कहानी का नाम है घूंघट। तो नाजू भाई लिखते हैं, ये कहानी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के एक छोटे से गांव बारासात की है, जहां गर्मियों की छुट्टी में हम अपनी प्यारी नानी जी के घर आए हुए थे। दिन का समय तो हंसी खुशी में खेलते कूदते बीत जाता, लेकिन रातें कुछ अलग ही थी। गांव में अब तक बिजली नहीं पहुंची थी और जैसे ही सूरज अस्त होता, घर घर में केरोसिन तेल वाली लालटेनें और ढिबरियां जल उठती। उनकी मध्यम रोशनी में चारों ओर ऐसा सन्नाटा पसर जाता था मानो खुद रात अपने भीतर किसी खौफनाक राज को छुपाए हो। हम सब आंगन में लेट जाते और नानी अपने हाथों से पंखा झलते हुए पुराने जमाने की कहानियां सुनाती। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुई 9 बजे को छूती, एक अनजानी दहशत हमें अपने कमरों में खींच लेती, मानो उस अंधेरी रात में कुछ ऐसा छिपा हो जिसे जानने की हिम्मत हम में नहीं थी। उस काली रात, अंधेरी रात में झींगुरों की मध्यम आवाज, नानी जी की कहानियां और सन्नाटे में गूंजती हवाओं की सरसराहट सब मिलकर ऐसा माहौल बनाते जो हमारी रूह तक को कपकपा देता था। एक रात हम वैसे ही आंगन में लेटे हुए आपस में बातें कर रहे थे। उस रात हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। 9 बजते ही नानी जी ने हमें अंदर चलने को कहा, पर हम ठंडी हवा का मजा लेने के लिए थोड़ी देर और रुकने की जिद करने लगे। पहले तो नानी जी ने मना करा, लेकिन हमारी जिद के आगे हार मान गई और कहा, बस थोड़ी देर। हाँ। और फिर नानी जी अंदर जाकर हमारे लिए बिस्तरे तैयार करने लगी। लेकिन तभी अचानक एक भयानक गुर्राहट की आवाज ने हमारी रीढ़ की हड्डी तक को ठंडा कर दिया। हम सब हड़बड़ाकर उठ बैठे। लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में हमें काले साए का आभास हुआ जो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल धीमी लेकिन डरावनी थी, मानो वह हमें घेरने के लिए ही आ रहा हो। घबराहट में हम घर की सीढ़ियों के पास इकट्ठा हो गए। वो साया एक औरत का था जिसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। उसके होठों से अजीब सी बड़बड़ाहट निकल रही थी, जैसे वह किसी अज्ञात भाषा में कुछ मंत्र बुदबुदा रही हो। उसकी गुर्राहटें, उसकी बड़बड़ाहटें हमारे दिलों में खौफ भर रही थी। और अचानक वह हमारी ओर झपटी। हम चीखते हुए घर के अंदर भागे। हमारे दिलों की धड़कनें तेज हो गई, जैसे वह साया अब भी हमारे पीछे हो। नानी को यह सब बताने की कोशिश की, पर उन्होंने हमें शांत करा के सोने के लिए भेज दिया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, मानो वह पहले से जानती थी कि हमने क्या देखा था, और शायद इसीलिए वह हमें हर रात 9 बजे के बाद अंदर बुला लेती थी। सुबह जब हम सब नाश्ते पर बैठे तो हमारे चेहरे की हवाइयां उड़ी देख नानी जी हंस पड़ी और पूछा, क्या देखा कल रात, मजा आया? फिर उन्होंने वह खौफनाक सच्चाई बताई कि वह घूंघट वाली औरत दरअसल हमारी ही मौसी थी, जिनके ऊपर गांव के लोग किसी बुरी आत्मा का साया मानते थे। रात के अंधेरे में वह इधर उधर भटकती थी और सुबह उन्हें हमेशा गांव के पुराने कब्रिस्तान में बेहोश पाया जाता था। गांव वालों ने उन्हें पागल, भूतनी और ना जाने क्या क्या कहना शुरू कर दिया था। लेकिन नानी जी ने बताया कि
मौसी के 4 साल के बच्चे की पिछले साल अचानक किसी भयानक बीमारी से मौत हो गई थी। उस सदमे से वह कभी नहीं उबर पाई। रात के समय वह अपने मृत बच्चे को पुकारते हुए उसकी तलाश में अंधेरी गलियों में भटकती। उनकी चीखें, उनकी गुर्राहटें उस गहरे दर्द का नतीजा थी जो उनके दिल में हमेशा के लिए छा गया था। अंत में नानी जी ने कहा, ये हमारे सोचने का तरीका है कि हम किसी को कैसे देखते हैं। किसी को भूत का साया दिखता है तो किसी को एक माँ का दर्द। लेकिन सच तो यह है कि हर डरावनी चीज के पीछे कोई दर्दनाक कहानी होती है। पर अब सवाल ये है, क्या वो साया वाकई में बस मौसी का था या फिर उस अंधेरी रात में हमने कुछ और देखा था? आप ही बताइए, क्या सच में भूत होते हैं या यह सिर्फ हमारा वहम है? बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहानी लिखी है नाजू भाई ने। मैं फिर से एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि एट आविर्भाव वी डू नॉट बिलीव इन गोस्ट्स एंड ghouls एंड monsters, but we do not challenge or questions somebody's experience. हम भूत प्रेत जादू टोना में नहीं मानते हैं आविर्भाव पे, लेकिन इसी के साथ अगर कोई आकर हमें बताता है कि उन्होंने कुछ देखा या उनकी मुलाकात किसी से हुई, तो हम उनके एक्सपीरियंस पर सवाल नहीं उठाते, क्योंकि भूत असली है या नकली है इस बात पर बहस की जा सकती है, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद उस पल में जो आपको डर लगता है वो एकदम असली होता है। इसके ऊपर कोई बहस नहीं है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और ये किस्सा अब सुनते हैं नाजू नटी भाई के भेजे हुए वीडियो में, जो कि उन्होंने बहुत प्यारा सा एडिट बना के भेजा है। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ नाजू नटी भाई का भेजा हुआ वो वीडियो जिसमें उन्होंने नरेट की है ये कहानी घूंघट। देखिए। यह कहानी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के एक छोटे से गांव बाराशात की है, जहां गर्मियों की छुट्टियों में हम अपनी प्यारी नानी जी के घर आए हुए थे। दिन का समय तो हंसी खुशी में खेलते कूदते बीत जाता, लेकिन वे रातें कुछ अलग ही थीं। गांव में अब तक बिजली नहीं पहुंची थी और जैसे ही सूरज अस्त होता, घर घर में केरोसिन तेल वाली लालटेनें और ढिबरियां जल उठतीं। उनकी मध्यम रोशनी में चारों ओर ऐसा सन्नाटा पसर जाता था, मानो खुद रात अपने भीतर किसी खौफनाक रहस्य को छुपाए हों। हम सब आंगन में लेट जाते और नानी अपने हाथों से पंखा झलते हुए पुराने ज़माने की कहानियां सुनाती। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुई 9 बजे को छूती, एक अनजानी दहशत हमें अपने कमरों में खींच लेती, मानो उस अंधेरी रात में कुछ ऐसा छिपा हो जिसे जानने की हिम्मत हमें नहीं थी। उस काली अंधेरी रात में झींगुरों की मध्यम आवाज़, नानी जी की कहानियाँ और सन्नाटे में गूंजती हवाओं की सरसराहट सब मिलकर ऐसा माहौल बनाते थे जो हमारी रूह तक को कपकपा देते थे। एक रात हम वैसे ही आंगन में लेटे हुए आपस में बातें कर रहे थे। उस रात हवा कुछ ज़्यादा ही ठंडी थी। 9 बजते ही नानी जी ने हमें अंदर चलने को कहा, पर हम ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए थोड़ी और देर रुकने की जिद करने लगे। पहले तो नानी जी ने मना किया, लेकिन हमारी जिद के आगे हारकर मान गईं और कहा, बस थोड़ी ही देर। हाँ। फिर नानी जी अंदर जाकर हमारे लिए बिस्तर तैयार करने लगी। लेकिन तभी अचानक एक भयानक गुर्राहट की आवाज ने हमारी रीढ़ की हड्डी तक को ठंडा कर दिया। हम सब हड़बड़ाकर उठ बैठे। लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में हमें एक काले साए का आभास हुआ जो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल धीमी लेकिन डरावनी थी, मानो वह हमें घेरने के लिए ही आ रहा हो। घबराहट में हम घर की सीढ़ियों के पास इकट्ठा हो गए। वह साया एक औरत का था जिसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। उसके होंठों से अजीब सी बड़बड़ाहट निकल रही थी, जैसे वह किसी अज्ञात भाषा में कुछ मंत्र बुदबुदा रही हो। उसकी गुर्राहटें, उसकी बड़बड़ाहटें हमारे दिलों में खौफ भर रही थी और अचानक वह हमारी ओर झपटी
हम चीखते हुए घर के अंदर भागे। हमारे दिलों की धड़कनें तेज हो गई थी, जैसे वह साया अब भी हमारे पीछे हो। नानी को यह सब बताने की कोशिश की, पर उन्होंने हमें शांत करा के सोने के लिए भेज दिया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, मानो वह पहले से ही जानती थीं कि हमने क्या देखा था, और शायद इसलिए वह हमें हर रात 9 बजे के बाद घर के अंदर बुला लेती थी। सुबह जब हम सब नाश्ते पर बैठे तो हमारे चेहरे की हवाइयाँ उड़ी देखकर नानी जी हंस पड़ी और पूछा, क्या देखा था कल रात? मज़ा आया? फिर उन्होंने वह खौफनाक सच्चाई बताई। वह घूंघट वाली औरत हमारी ही मासी थी, जिनके ऊपर गांव के लोग किसी बुरी आत्मा का साया मानते थे। रात के अंधेरे में वह इधर उधर भटकती थी और सुबह उन्हें हमेशा गांव के पुराने कब्रिस्तान में बेहोश पाया जाता था। गांव वालों ने उन्हें पागल, भूतनी और न जाने क्या क्या कहना शुरू कर दिया था। लेकिन नानी जी ने बताया कि मासी के 4 साल के बच्चे की पिछले साल अचानक किसी भयानक बीमारी से मृत्यु हो गई थी। उस सदमे से वह कभी उभर नहीं पाई। रात के समय वह अपने मृत बच्चे को पुकारते हुए उसकी तलाश में अंधेरी गलियों में भटकती। उनकी चीखें, उनकी गुर्राहटें उस गहरे दर्द का परिणाम थीं जो उनके दिल में हमेशा के लिए छा गया था। अंत में नानी जी ने कहा, यह हमारे सोचने का तरीका है कि हम किसी को कैसे देखते हैं। किसी को भूत का साया दिखता है तो किसी को एक माँ का दर्द। लेकिन सच तो ये है कि हर डरावनी चीज के पीछे कोई दर्दनाक कहानी होती है। पर अब सवाल ये है, क्या वह साया वाकई में बस एक मासी का था, या फिर उस अंधेरी रात में हमने कुछ और देखा था? आप ही बताइए, क्या सच में भूत होते हैं या यह सिर्फ हमारा वहम है? था ना एक बेहतरीन एडिट। और नाजू भाई यार, ऐसा ही इंट्रो हमारे लिए बना दो सेक्सी सा। आपको दुआएं देंगे, आपको दुआ में याद रखेंगे, आपके लिए दुआएं पड़ेंगे, ज़्यादा दुआ पड़ेगा। साहिल आपके लिए प्रार्थना करेगा, मैंडी आपके लिए जो भी वो करती है वो करेगी, और आपके लिए हम पता नहीं क्या क्या कर देंगे। पर यार प्लीज बना दो यार, कुछ तो बना दो। किसी एक को बोला था बनाने के लिए, वो तो आज तक बना रही है, मतलब बन रहा है, हमें क्या पता बना रही है। हम किसी का नाम तो ले नहीं रहे यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच नाजू नटी भाई, थैंक यू सो मच नियाज भाई इसके लिए। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। क्या हो रहा है आज मेरे बालों को आज क्या हो रहा है? आई एम नॉट हैप्पी द वे दे आर लुकिंग टुडे। खैर छोड़िए, इमरजेंसी एपिसोड है, ऐसा तो होता रहेगा। एक बार ट्राई मार लेते हैं, लेकिन ठीक है ना। देखिए ये है, क्या बात है वाह। तो गाइस, अब वक्त आ गया है इस एपिसोड को कंक्लूड करने। अब वक्त आ गया है इस एपिसोड को हम खत्म करें आज की आखिरी कहानी सुनाकर। और आज की आखिरी कहानी मैंने पहले भी सुना रखी है, लेकिन ये बहुत ही जबरदस्त कहानी है और ये डिजर्व करती है कि मैं इसे दोबारा आप लोगों को सुनाऊं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर अपील करना चाहूंगा कि अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार। क्या कर रहे हो लाइफ के साथ? दूसरी बात, इंस्टाग्राम पे भी हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अब तो लल्लन टॉप में फीचर हो चुके हैं भाई। क्या ही बात है। साथ ही वीडियो को लाइक करो, लाइक दबाओ भाई, लाइक दबाओ, उसके साथ शेयर भी दबाओ। फेंक दो इस वीडियो को फेंक दो हर जगह पे, ठीक है ना। साथ में प्लीज यहाँ पे मेरी UPI ID है, इस पे आप टिप्स और डोनेशंस भेज सकते हैं, जिससे कि मैं इस चैनल पे लाइट्स ऑन रख सकता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज की आखिरी कहानी, जिसका नाम है ये कहानी है द पाइपर फ्रॉम भूटान, जिसे लिखा था डेविड बर्नार्ड ने। बर्नार्ड साहब की इस कहानी को हमने हिंदी में अडेप्ट किया है इंडियन एलिमेंट्स के साथ। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं द पाइपर फ्रॉम भूटान इन हिंदी। मैं माफी चाहूंगा कि मैं आप सबको परेशान कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा
कि ये मौका मिलने के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मुझे यकीन है कि मैं आपको ये दिखा सकता हूं कि प्रोफेसर सेन की सिफारिश के बावजूद मेरे काम को इस कॉलेज से निकालने के लायक नहीं माना जा सकता। मैं प्रोफेसर सेन के अंडर 4 साल तक साइकोलॉजी पढ़ता रहा। मेरा रिकॉर्ड और मेरे क्लासमेट्स की गवाही ये साबित करेगी कि गुजरी रात के एक्सपेरिमेंट से पहले प्रोफेसर सेन के साथ मेरा रिश्ता काफी अच्छा था। अब मैं कहता हूं, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि प्रोफेसर सेन एक इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट इंसान है जो एक्सपेरिमेंटल साइंस की स्पिरिट के प्रति सच्चे नहीं है, और सच कहना कोई जुर्म नहीं है। दरअसल ये सब भूटान के एक बूढ़े आदमी से शुरू हुआ जो शहनाई बजाता था। मुझे याद है कि वो बूढ़ा प्रोफेसर सेन के बुलावे पर एक बार हमारे कॉलेज आया था। उन्होंने प्रोफेसर सेन से कहा था कि वो अपनी शहनाई से ऐसा संगीत बजा सकता है जो हाल ही में मरे हुए इंसान को तब तक जिंदा रख सकता है जब तक वो अपनी शहनाई बजाता रहे। जब मैंने प्रोफेसर से इस बारे में बात की तो वो हंसे और बोले, मैंने कम से कम 1 दर्जन लोगों का टेस्ट किया है जिन्होंने ऐसे ही दावे किए हैं और हमेशा उन्हें फ्रॉड या चालाक हिप्नोटिस्ट साबित किया है। यह चीज फिजियोलॉजिकली इम्पॉसिबल है। जब आप मर जाते हैं तो जैसे पुरानी कहावत है ना, गुड डे माय फ्रेंड्स। बस खैर, मैं वो सारी बातें यहाँ रिपीट नहीं करूंगा जो उस बूढ़े और प्रोफेसर सेन के बीच हुई, लेकिन किसी को अपने यहाँ बुलाकर उसकी बेइज्जती करना किसी सभ्य व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती। थोड़ी देर के एक्सपेरिमेंट्स और प्रोफेसर सेन के सार्कास्टिक सवालों के बाद वो बूढ़ा गुस्से में कॉलेज से चला गया था। पर उसके कुछ ही दिन बाद सब इंस्पेक्टर बोस, जो कि प्रोफेसर सेन के साले साहब हैं, अपने दोस्त राजेंद्र नाथ की एक खबर लेकर कॉलेज आए। राजेंद्र नाथ, जैसा कि आप सब जानते हैं, शहर के जाने माने रईस थे। सब इंस्पेक्टर बोस ने आते ही प्रोफेसर सेन से कहा, राजेंद्र नाथ नहीं रहे। कैसे? प्रोफेसर ने पूछा। मुझे लगता है उन्हें दवाई में मॉर्फिन की ओवरडोज देकर मार डाला है, सब इंस्पेक्टर बोस ने जवाब दिया। मैं वहां मौजूद था और इन दोनों की बातों से साफ लग रहा था कि बोस पहले से ही मन बना के आए थे कि राजेंद्र नाथ की मौत कैसे और किसके हाथों हुई है। दरअसल राजेंद्र नाथ के बिजनेस पार्टनर पौरुष चैटर्जी पिछले कई दिनों से उनसे नाराज थे। इसकी वजह बिजनेस में लगातार होते घाटे के साथ साथ चैटर्जी की राजेंद्र बाबू की पत्नी सुलता के साथ बढ़ती नजदीकियां भी थी। इसीलिए शायद सब इंस्पेक्टर बोस ये पहले से पक्का करके आए थे कि इन्हीं वजहों के चलते चैटर्जी ने राजेंद्र नाथ को मरवा डाला। तो मेरे पास क्यों आया बोस बाबू? प्रोफेसर सेन ने यह सब सुनकर पूछा था। जीजा जी, हमने चैटर्जी को गिरफ्तार तो कर लिया है, पर वो साला मुंह नहीं खोल रहा। ऊपर से उसके पास एक सॉलिड एलिबाई है। अगर कोर्ट में लेके जाएंगे तो जज 2 मिनट में बेल दे देगा। प्रोफेसर साहब ने अपना चश्मा साफ करते हुए फिर से अपना सवाल दोहराया। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं बोस बाबू? इस पर बोस थोड़ी देर चुप रहा। उसने मुझे देखा और फिर हिचकते हुए प्रोफेसर से बोला, देखिए जीजा जी, मैं जानता हूं ये चैटर्जी ही कातिल है और अब उसे सजा दिलवाने का एक ही तरीका है, अगर वो खुद ये कॉन्फेस कर ले कि उसी ने राजेंद्र का खून किया है। तो जनाब, इस तरह ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोफेसर सेन साइकोलॉजी की फील्ड में सजेशन की पावर के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। उन्होंने सजेशन की इसी पावर का डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए ये वाहियात एक्सपेरिमेंट शुरू किया, जो कि ना सिर्फ इमोरल और इलीगल था बल्कि अनएथिकल भी था। प्रोफेसर ने सब इंस्पेक्टर बोस के जाने के बाद मुझे उस भूटानी बूढ़े को फिर से कांटेक्ट करने के लिए कहा। मुझे बोला गया कि मैं कहूं कि हम भूटानी बूढ़े की पावर्स का एक साइंटिफिक टेस्ट करना चाहते हैं। बूढ़े को मनाने के लिए मुझे प्रोफेसर सेन के बर्ताव के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी और साथ ही मुझे उनके बारे में कुछ अपशब्द भी कहने पड़े, जिससे उस बूढ़े को यकीन हो जाए कि हम उसे वाकई में बुलाना चाहते हैं। मेरे इन अपशब्दों को प्रोफेसर सेन ने अपनी रिकमेंडेशन में जिक्र किया, जिससे उन्होंने मुझे कॉलेज से निकलवाए जाने की पैरवी की है। खैर, मैंने उस बूढ़े से यह भी वादा किया कि हम उनकी फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करने के लिए अपनी मैगजीन के नेक्स्ट इशू में कवर पेज देंगे,
बस बूढ़ा झांसे में आ गया। मैं प्रोफेसर, सब इंस्पेक्टर बोस और उस छोटी हाइट के बूढ़े पाइपर के साथ एक रेडियो आर्टिस्ट के घर गया। इनका नाम विनोद बाबू था और ये भी राजेंद्र बाबू के घनिष्ठ मित्र थे। प्रोफेसर सेन ने सब कुछ पहले ही प्लान कर लिया था। उनके कहने पर ही विनोद बाबू ने राजेंद्र नाथ की आवाज की नकल की। प्रोफेसर ने एक लंबी स्क्रिप्ट विनोद बाबू को दी, जिसे उन्होंने राजेंद्र नाथ की आवाज में बड़े अच्छे से रिकॉर्ड किया। इस रिकॉर्डिंग के साथ हमने एक रिकॉर्डिंग और की, जो कि उस बूढ़े की शहनाई की। जब हमने उस बूढ़े को रिकॉर्डिंग के लिए बजाने को कहा, तब उसने बड़ी सीरियसनेस के साथ अपनी वो तिब्बतन या भूटानी बोली में बड़बड़ाते हुए कुछ तो पूछा था। उसका मतलब क्या था ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे समझ आ रहा था कि वो पूछ रहा था कि लाश कहाँ है। दरअसल वो समझ नहीं पा रहा था कि बिना किसी लाश के हम उससे ये म्यूजिक क्यों बजवा रहे थे। खैर, थोड़ी बहुत इशारों की भाषा के बाद उस बूढ़े ने रिकॉर्डिंग के लिए अपनी शहनाई बजाई। यकीन मानिए, क्या ही बकवास सुर था वो। इतना डरावना और तीखा संगीत मैंने शायद ही पहले कभी सुना था। उस दिन के बाद कई बार मेरे डरावने सपनों में मैंने वो धुन सुनी है। उसकी शहनाई मानो कराह रही होती थी, एक अजीब उदासी भरी आवाज में, जो किसी तरह से आपके भीतर तक घुस जाती थी। कोई मेलोडी नहीं, बस एक उदास और रोंगटे खड़े कर देने वाली धुन। प्रोफेसर सेन के निर्देश पर हमने 2 बेहतरीन रिकॉर्डिंग्स उस शाम तैयार की और कुछ घंटों में सब कुछ रेडी था। शहर के अंत में एक खाली पड़े घर में अक्यूज्ड मिस्टर चैटर्जी को एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट बनाया गया। मैं फिर से बता रहा हूं कि साइकोलॉजी की सारी एथिक्स के बावजूद हमने चैटर्जी को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया, जिससे ये एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक वैल्यूज के हिसाब से अनएथिकल और इनवैलिड माना जाए। उसी घर के एक कमरे में राजेंद्र नाथ का शव था और दूसरे में वो बूढ़ा भूटानी पाइप। जिस कमरे में सब इंस्पेक्टर बोस, प्रोफेसर और मैं मिस्टर चैटर्जी के साथ बैठे थे, वहां 2 ग्रामोफोन रखे थे। एक ग्रामोफोन टेबल पर था, जबकि दूसरा सोफे के पीछे छिपा। इस छिपे हुए ग्रामोफोन का एक स्विच कारपेट के कोने से हल्का सा बाहर निकला था, जिससे मैं या प्रोफेसर अपने जूते की टिप से खींचकर रिकॉर्ड चालू कर सकते थे। खैर, पहले सब इंस्पेक्टर बोस ने चैटर्जी को 3rd डिग्री दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं चैटर्जी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, बल्कि सच कहूं तो मुझे भी वो दोषी लग रहा था। उसकी आवाज दोषी लगती थी। उसके पास राजेंद्र नाथ को मारने के लिए अच्छा खासा मोटिव था और उसकी कहानी में कुछ फ्लॉज भी थे, लेकिन उसने क्राइम से इनकार किया बार बार। थोड़ी देर में सब इंस्पेक्टर बोस को समझ आ गया कि चैटर्जी इस तरह मुंह नहीं खोलने वाला। थक हार के उसने प्रोफेसर की तरफ देखा। अब प्रोफेसर सेन अपने असली रंग में आए। सब इंस्पेक्टर बोस ने प्रोफेसर सेन को राजेंद्र नाथ के फ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस किया। प्रोफेसर ने चैटर्जी को धमकाने की बजाय लेक्चर देना शुरू किया। यह लेक्चर साउंड की वाइब्रेशंस और उसकी एनर्जी के ऊपर था। वो चैटर्जी को समझाने लगे कि संगीत अपने अंदर वाइब्रेशंस के रूप में एनर्जी समेटे होता है। यह एनर्जी बड़े से बड़ा कमाल दिखा सकती है। दुनिया में यह एनर्जी तबाही ला सकती है, तो कुछ चमत्कार भी कर सकती है। ये सब सुनते हुए मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि मैं और प्रोफेसर अच्छे से जानते हैं कि वाइब्रेशंस में कोई एनर्जी नहीं होती। साइंस एनर्जीज में नहीं मानता। पर प्रोफेसर ने चैटर्जी को डराने के लिए अपनी बकवास जारी रखी। अपनी किताब बैकग्राउंड्स ऑफ साइकोलॉजी में प्रोफेसर सेन पुराने लोगों को नेचुरल फिनोमिना के मिसगाइडेड और मिसगाइडिंग इंटरप्रेटर्स, जिनका साइंस पर कोई क्लेम नहीं है, कहते हैं। लेकिन मिस्टर चैटर्जी से उन्होंने कहा, एंशिएंट दुनिया के कई फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट जैसे एस्क्लेपिडिस और पाइथागोरस ने म्यूजिक के बॉडी पर प्रोफाउंड इफेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। इजिप्ट के ऋषियों ने म्यूजिक के बल से मुर्दों में जान डाली है, और ये सब रिलायबली रिपोर्ट किया गया है। ये आदमी अब कोरा झूठ बोल रहा था। और पता है चैटर्जी बाबू, हमारे पास भी एक ऐसा आदमी है जिसके संगीत में ऐसी ताकत है जो मुर्दों को थोड़ी देर के लिए जिंदा कर सकती है। पहले तो मुझे भी इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन
जब मैंने अपनी आंखों के सामने उसका काम देखा, मैं खुद हैरान रह गया। इसके बाद उन्होंने चैटर्जी को कुछ अखबार की कटिंग्स दिखाई जिन्होंने उस बूढ़े की खबर छापी थी। पर मुझे हंसी तब सबसे ज्यादा आई जब इस बकवास लेक्चर के बाद पिटा हुआ चैटर्जी भी हल्के से हंसने लगा। वो भी समझता था कि प्रोफेसर सेन बक बक कर रहे हैं। प्रोफेसर सेन ने उस हंसी को इग्नोर करते हुए कहा, बस फिर क्या था, हमने उस बूढ़े भूटानी पाइपर को कल शाम ही अपने पास बुला लिया। और सच कहूं तो क्या? चैटर्जी की हंसी अचानक गायब हो गई। प्रोफेसर समझ गए कि मछली कांटे में फंस चुकी है। तो क्या? हमने उसे राजेंद्र बाबू की लाश के पास अपनी शहनाई बजाने को कहा, और यकीन मानो चैटर्जी, उसके बाद जो मैंने देखा वो मैं लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊंगा। सब इंस्पेक्टर बोस ने भी आगे बढ़ के एक चांटा चैटर्जी को मारा और उसके बाल खींचते हुए कहा, और राजेंद्र बाबू ने हमें बता दिया है कि उनका खून तूने ही किया है। मैं देख रहा था कैसे चैटर्जी के चेहरे की रंगत गायब हो चुकी थी। बोस ने एक टाइप्ड कन्फेशन अपनी जेब से निकाला और चैटर्जी के सामने रखा। अब चुपचाप इस कबूलनामे पे साइन कर दो। बस चैटर्जी की हिम्मत की दाद देता हूं। कांपते कांपते भी उसने बोस की आंखों में आंखें डाल के कहा, तुम लोग हमको बोका चौदा समझता है? ये कोई जोक नहीं है चैटर्जी। प्रोफेसर सेन ने सीरियस होकर उसकी बात को काटा। जब भूटानी पाइपर के संगीत ने आपके लेट पार्टनर राजेंद्र नाथ की डेड बॉडी को जिंदा किया, हमने उसकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग बना ली थी। मुझे पता है चैटर्जी, राजेंद्र ने खुद मुझे बताया है कि तुमने क्या किया है। एक बात जो मैं प्रोफेसर सेन से नहीं छीन सकता वो ये है कि प्रोफेसर सेन सजेशन के मास्टर हैं और उन्होंने उस रात इसे साबित भी किया। चैटर्जी का चेहरा और ज्यादा सफेद पड़ता जा रहा था। वो घबराया हुआ था, फिर भी उसने कन्फेशन पे साइन नहीं किया। अब सब इंस्पेक्टर बोस का पारा गर्म हो रहा था। यह देखकर प्रोफेसर सेन के सिग्नल पर मैं ग्रामोफोन की तरफ चला जो टेबल पर रखा था। लो चैटर्जी, तुम खुद सुन लो, कल राजेंद्र की लाश ने हमें क्या बताया। प्रोफेसर ने चैटर्जी से कहा। मैंने ग्रामोफोन ऑन किया और जब रिकॉर्ड बजना शुरू हुआ, आपको चैटर्जी की आंखें देखनी चाहिए थी। पहले वही धीरे धीरे म्यूजिक शुरू हुआ। शहनाई का सुर ऊपर चढ़ा और फिर किसी पहाड़ी सड़क की तरह इधर उधर लुढ़कता गिरता एक अजीब से सुर में पहुंच गया। वही उदास और रोंगटे खड़े कर देने वाली धुन जो आपके पेट में एक मरोड़ उत्पन्न कर दे। और फिर म्यूजिक थोड़ा हल्का हुआ और एक आवाज सुनाई दी, एक राई सी आवाज, पर जानी पहचानी आवाज, जैसे कोई बरसों की नींद के बाद होश में आया हो। कौन मुझे बुला रहा है? क्यों जगाया मुझे? क्या चाहते हो? राजेंद्र, चैटर्जी चीखा। बोस और प्रोफेसर ने आंखों ही आंखों में एक इशारा किया। इसके बाद ग्रामोफोन से प्रोफेसर की आवाज आई। राजेंद्र, ये मैं हूं, सुजीत से तुम्हारा दोस्त। अब मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। क्यों बुलाया? तुम्हें इंसाफ दिलवाने के लिए राजेंद्र, एक सवाल पूछना है। फिर चुप्पी, बस वही शहनाई बजती रही और फिर से सेन की आवाज आई। प्लीज राजेंद्र, प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरा साथ दो, प्लीज। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? मैं सुन रहा हूं, लेकिन इससे दर्द होता है। क्या चाहते हो? मुझे बताओ तुम्हें किसने मारा? मैं मरा नहीं हूं,
बस मेरा शरीर मर गया है। मैं अभी भी इस दुनिया में घूमता हूँ, पर अब मुझे मेरे शरीर का बोझ नहीं ढोना। अब मैं तकलीफों से मुक्त हूँ। मुझे जाने दो। नहीं राजेंद्र, नहीं। मुझे बताओ, किसने तुम्हारे शरीर को मारा? दया आती है। मूर्ख था वो, लालच और हवस में अंधा। अगर वो जानता कि मैं अब क्या जानता हूँ, जो मैं अब देखता हूँ, महसूस करता हूँ, तो वो कभी ऐसा नहीं करता। कौन? कौन राजेंद्र, कौन? चैटर्जी। जब मैंने वो दवाई ली थी, मैं समझ गया था, पर मुझे कोई शिकायत नहीं। रिकॉर्ड अचानक से बंद हो गया। मैंने ग्रामोफोन का स्विच ऑफ कर दिया था। बोस ने कबूलनामे को फिर से चैटर्जी की गोद में फेंक दिया। प्रोफेसर सैन इस परफॉर्मेंस के बाद मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। वो समझ गए थे कि अब चैटर्जी आराम से साइन कर देगा। रोते हुए चैटर्जी ने उस कन्फेशन को अपने हाथों में लिया, पर तुरंत ही वापस फेंक दिया। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। वो रोते रोते एक ही बात दोहराने लगा। बोस फिर से उस पर चढ़ गया। ठीक है, तो फिर तू खुद उसे बता ये बात। उसे? चैटर्जी ने रोते रोते बोस को देखा। किसे? बोस ने कॉलर पकड़कर चैटर्जी को उठाया और घसीटकर बाजू वाले कमरे में ले गया। उस कमरे में जाते ही चैटर्जी चिल्लाने लगा, क्योंकि वहां राजेंद्र की डेड बॉडी बर्फ की सिल्लियों पर रखी थी। इसके बाद प्रोफेसर ने मुझसे कहा, जाओ उस बूढ़े को लेकर आओ। मैं बाहर गया और उस बूढ़े को लाश वाले कमरे में लेकर आया। उस लाश को देखते ही बूढ़े की आंखों में जो चमक आई, मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो बूढ़ा आलती पालती मार के लाश के सामने ऐसे बैठ गया जैसे कोई भूखा पंडित दावत में बैठता है। बेजाऊं? उसने अपनी टूटी फूटी हिंदी में प्रोफेसर को देखते हुए पूछा। बोस ने चैटर्जी को एक और कुर्सी में बिठा दिया और उसके हाथ पीछे से बेल्ट से बांध दिए। अब चैटर्जी इस शो की फ्रंट सीट पे बैठा था। प्रोफेसर ने बूढ़े को इशारा करने के साथ ही मुझे भी इशारा किया। मैंने अपना एक पैर कमरे के दरवाजे से बाहर बढ़ाया और टटोल कर कारपेट से निकले उस छिपे हुए ग्रामोफोन के स्विच को ऑन कर दिया। वही उदास कपाने वाली धुन फिर बजी, लेकिन इस बार ये और भी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि अब ये रिकॉर्डिंग नहीं थी, बल्कि वो बूढ़ा सामने बैठा बजा रहा था। चैटर्जी ने डर के मारे अपना सर घुमा लिया, पर बोस ने उसकी गर्दन जबरदस्ती मोड़कर लाश के सामने कर दी और चीखा, अबे देख इसे। मैंने चैटर्जी के सफेद पड़ चुके उस चेहरे को देखा। उसकी आंखें खौफ से फटी जा रही थीं, उसका जिस्म कांप रहा था। अचानक वो एक झटके के साथ उछला और दरवाजे की तरफ भागा। मुझे जाने दो। बस प्रोफेसर और बोस उसके पीछे भागे। चैटर्जी दूसरे कमरे तक पहुंच गया, लेकिन उसके आगे नहीं जा पाया। बोस के भारी शरीर ने उसे वहीं पकड़ लिया और अच्छे से पिटाई की। इसके बाद चैटर्जी ने चुपचाप जमीन पर पड़े पड़े उस कबूलनामे पर दस्तखत कर दिए। लेकिन कमरे में बैठा वो बूढ़ा अभी भी दिल से शहनाई बजाए जा रहा था। उसकी आंखें बंद थी और तल्लीनता से उसके फेफड़े और गाल फूल पिचक रहे थे। उंगलियां शहनाई पर फिसल रही थी। मैं सोचने लगा, देखो इस बावले को, इसे अभी भी लग रहा है कि एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट।
पर तब वो हुआ जो मैंने नहीं सोचा। एक भर्राई सी आवाज कमरे में चहकी, कौन कौन? ये राजेंद्र नाथ की आवाज थी। मैं जानता था कि मैंने चुपचाप ग्रामोफोन ऑन किया था, लेकिन मैं दुनिया में अपनी सबसे प्यारी चीज की कसम खा के कह सकता हूं, मैंने राजेंद्र की लाश पर नीले पड़े सूखे होठों को हिलते देखा था। उन होठों से एक ऐसी हल्की और भारी आवाज निकली जैसे कोई इंसान थकान से चूर होकर गिर गया हो। क्यों बुलाया मुझे? मेरे होश फाख्ता हो चुके थे। मैं बेहोश होकर अपने पीछे की दीवार पर गिरा, पर पीछे दीवार नहीं बल्कि दरवाजा था और मैं सीधा सब इंस्पेक्टर बोस के ऊपर जा गिरा। अरे क्या हुआ तुम्हें? प्रोफेसर ने पूछा। मेरे हाथ लाश की तरफ उड़े। लाश। प्रोफेसर ने मुझे खींचकर दूसरे कमरे के सोफे पर बिठाया। बोस लाश वाले कमरे में गया और बूढ़े को बजाने से रोक दिया। थोड़ी देर में मुझे होश आया तो सब इंस्पेक्टर बोस वहां से जाने लगे। चैटर्जी को एक कांस्टेबल के साथ उन्होंने पहले ही पुलिस स्टेशन भेज दिया था। उनके जाते ही प्रोफेसर ने लगभग डांटते हुए मुझसे कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है? एक्सपेरिमेंट के बीच अपने होश खोते हो? पर प्रोफेसर, मैंने देखा। अरे बकबक मत करो, तुम ही ना खुद रिकॉर्ड चालू किया था। प्रोफेसर ने फिर से डांटा। बात सही थी, लेकिन तभी मुझे ख्याल आया कि अगर रिकॉर्ड मैंने चालू किया था तो बंद क्यों हो गया? उसे तो चलते रहना था। प्रोफेसर ने यह सवाल सुनकर खुद उठकर देखा। वो उस रिकॉर्ड को लेकर मेरे पास वापस आए। रिकॉर्ड तो एकदम ठीक है। मैंने उस स्विच को ढूंढा जो कारपेट में छिपा था। स्विच कुछ ऐसा बना था कि अगर वो ऑन होता तो कारपेट के अंदर घुस चुका होता, लेकिन वो अभी भी कारपेट से लगभग 6 इंच बाहर निकला हुआ था। मतलब वो रिकॉर्ड कभी ऑन हुआ ही नहीं था। लगता है चैटर्जी के साथ तुम भी पगला गए, प्रोफेसर ने मेरा मजाक बनाते हुए कहा। सी हाउ पावरफुल दिस सजेशन इज माय बॉय। तो प्रोफेसर, अगर ये रिकॉर्ड था तो स्विच अभी भी बाहर कैसे है? अरे कुछ गड़बड़ हो गई होगी। और ये तभी बंद क्यों हुआ जब बूढ़े ने शहनाई बजानी बंद कर दी? अब तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो, प्रोफेसर ने उठते हुए कहा। सबसे पहले उन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ा और मुझे देखकर बोले, जब चैटर्जी फ्लोर पे गिरा होगा तब इंपैक्ट ने ग्रामोफोन को बंद कर दिया होगा यार, कम ऑन। प्रोफेसर ने मुझे कन्विंस करने की कोशिश तो बहुत की कि कैसे एक साइंटिस्ट का माइंड नो लेस देन अ ज़ेलस रिलीजनिस्ट, रिजिड और ऑर्थोडॉक्सी वाला हो सकता है। पर मैं ये सब मानने को तैयार नहीं था। एक तरफ प्रोफेसर सेन ये अनएथिकल और इलीगल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और दूसरी तरफ मुझे एथिक्स पर लेक्चर दिया जा रहा था। इसी दौरान हम दोनों में कहा सुनी हुई, जिसमें हम दोनों ने एक दूसरे को अपशब्द कहे। बस उसी का नतीजा है कि प्रोफेसर सेन ने रिकमेंड किया है कि मुझे यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया जाए। यह फैसला अब मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं कि मेरा इस यूनी में कोई भविष्य है या नहीं। पर एक चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगा। प्रोफेसर सेन मुझे मेरा करियर बर्बाद करने की धमकी देने के बाद गुस्से में उस दिन घर निकल गए। बोस उस बूढ़े को अपने साथ घर ले जा चुका था। उस घर में बस मैं और राजेंद्र बाबू की लाश ही बचे थे। क्यूरियोसिटी के चलते मैं उस कमरे में एक बार फिर गया और मैंने देखा राजेंद्र बाबू की लाश का मुंह खुला हुआ था और उनके हाथ, जिन्हें हमने बड़े अच्छे से उनके छाती के आजू बाजू रखा था, अब सीने के ऊपर अकड़े हुए। तो ये थी डेविड बर्नर्ड की कहानी द पाइपर फ्रॉम भूटान, जो कि आपने सुनी एक हिंदी एडेप्टेशन के साथ। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और उम्मीद है आप अच्छा लगा होगा, आपको मजा आया होगा। मैं जानता हूँ यार लाइव स्ट्रीम नहीं है, लेकिन मैं चैट ऑन कर सकता हूँ, आप लोग चैट कर सकते हैं बात करते करते। तो अगले हफ्ते अच्छी स्ट्रीम करेंगे, क्योंकि शायद मैं घर वापस आ चुका हूँ। नहीं आया तो भी मैं देखता हूँ, पता इस रिकॉर्डिंग तक मुझे पक्का नहीं पता है मैं अगले हफ्ते तक घर वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा। पर थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड सपोर्टिंग मी। जो आप मैसेजेस भेजते हो अच्छे अच्छे, उसका भी मैं बहुत शुक्रगुजार। तो इसी के साथ अब हम मिलेंगे अगली लाइव स्ट्रीम में, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, तब तक के लिए डरना मत, अपना ख्याल रखो। बाय बाय।